दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ एक तरफ जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी जमकर मोर्चा खोल लिया है। ममता बनर्जी ने तो अमित शाह को सीधे पेन ड्राइव का राज खोलने की चुनौती ही दे दी है, जिसके बाद सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं। ममता बनर्जी की बांग्ला में दी गई यह चुनौती जरा सुन लीजिए बांग्ला से, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर आपको जरूर हम बताएंगे कि आखिर इन्होंने कहा क्या है, और जो साथी बांग्ला समझते हैं उनके लिए तो और भी आसान है। जरा सुनिए ममता बनर्जी कह क्या रही हैं। কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। সাথে আছে এক জগন্নাথ। জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপি। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। तो सुना आपने, यहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, जी हां, जिसमें कोयला तस्करी घोटाले से संबंधित जुड़े हुए सबूत हैं। और ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र की एजेंसियां यानी ईडी और केंद्र सरकार ज्यादा दबाव डालेंगी तो वो सब राज खोल कर रख देंगी और पूरे देश में इसका जो मैसेज है वो ठीक नहीं जाएगा, पूरा देश दंग रह जाएगा। ममता बनर्जी ने कल की रैली में हजारों लोगों के सामने कहा कि अमित शाह या मोदी को उम्मीद नहीं होगी कि कोई सीटिंग सीएम इस तरह से उनको चुनौती देगा। ऐसी सियासी धौंस तो बीजेपी ही दिखाती रही है, लेकिन अब उसे पलटकर सुनने मिला है, यानी ईडी की रेड वाला दांव बंगाल में बैकफायर कर रहा है। इधर ममता सरकार ने आज आईपैक पर ईडी की छापेमारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल कर दी, और दूसरी तरफ कैविएट दाखिल कर ममता सरकार ने शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर इस मामले में कोई भी याचिका या अपील दायर की जाती है तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। आपको बता दूं कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एक तरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को अंदेशा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और उसका अंदेशा सही निकला, क्योंकि ईडी अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने एक याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के हेडक्वार्टर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर पर एजेंसियों के सर्च ऑपरेशन में दखलंदाजी की और रुकावट यानी बाधा डाली। अब दोनों पक्ष अदालत में हैं, यानी पश्चिम बंगाल सरकार और खुद ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ से ईडी, ये दोनों पक्ष अदालत में हैं। तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी पश्चिम बंगाल में पस्त दिख रही है दोस्तों। इधर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है, और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो 2.25 करोड़ नाम काटे गए हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं जिनके नाम कट गए हैं। इसी के बाद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी नए नवेले अध्यक्ष हैं, उनके साथ योगी ने एक वर्चुअल बैठक की है, जिसके बाद हर बूथ पर कम से कम 200 वोटर जुटवाने की योजना बीजेपी बना रही है। और इधर अखिलेश यादव ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि एसआईआर में पीडीए वोटर्स का नाम काटने की बड़ी साजिश योगी सरकार कर रही है। आइए जरा सुन लीजिए। चुनाव मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट
3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें, तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो, तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। तो उत्तर प्रदेश का हाल, सूरत हाल आप देख रहे हैं और बता रहे थे यहां अखिलेश यादव की किस ढंग से बीजेपी यहां प्लानिंग कर रही है हर बूथ पर 200 वोटर्स को बढ़ाने का, और इसमें बीजेपी अपने हिसाब से काम करेगी, अंदेशा यहां पर जता रहे हैं अखिलेश यादव। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 2 राज्यों में बीजेपी चुनाव के लिहाज से परेशान है। वहीं जिस तरह बिहार में उसने बड़ी फतह हासिल की है, वहां भी अब नीतीश कुमार का होना क्या बीजेपी को खटक रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं आज। और ये आज अचानक सवाल कैसे उठ रहे हैं और क्यों, यहां पर हम इस बात को लेकर आ रहे हैं आपके सामने कि बीजेपी को नीतीश बाबू क्यों खटक रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बड़े नेता रहे केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर उन्हें, यानी वहां के मुख्यमंत्री और इनके साथी, केसी त्यागी के साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को यानी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। केसी त्यागी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, जीते जी मिल जाए। आपने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया, लेकिन इनको जिंदा रहते हुए दे दीजिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को मरणोपरांत दिया, लेकिन इनको जिंदा रहते हुए यानी नीतीश बाबू को जिंदा रहते हुए दे दीजिए। इसके बाद जीतन राम मांझी ने भी नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और खुशी जताई है। चिराग पासवान का भी यही स्टैंड है। लेकिन जेडीयू ने यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से, उन्हीं की पार्टी ने इस बात से किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि हाल के दिनों में केसी त्यागी के कई बयान आए हैं और यह पार्टी के आधिकारिक स्टैंड नहीं है। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। राजीव रंजन जो जेडीयू के प्रवक्ता है, और प्रवक्ता अगर कह रहा है तो बात में दम है, तभी तो कह रहा है। केसी त्यागी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं, पार्टी में हैं कि नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को यह भी अभी तक पता नहीं है कि वो पार्टी में हैं कि नहीं। उनके वक्तव्यों को जेडीयू से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह राजीव रंजन कह रहे हैं।
इस बयान से जाहिर है दोस्तों कि जेडीयू अभी नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग से सहमत नहीं है, क्योंकि नीतीश इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें भारत रत्न दिया गया तो बदले में शायद सीएम की कुर्सी ले ली जाए और फिर अडवाणी जी की तरह उनका राजनीतिक संन्यास करवा दिया जाए। नीतीश शायद इस बात को भी समझ रहे हैं कि उन्हें अचानक सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की खबरें बीजेपी के उकसावे पर आ सकती हैं, वरना मांझी, चिराग पासवान, इन तमाम नेताओं ने नीतीश से को भारत रत्न दिए जाने की जो डिमांड है उस पर सहमति क्यों जताई है। ये नेता नीतीश से दूरी बनाने वाले नेता जो हैं, ऐसे ये नीतीश से दूरी बना चुके हैं। आपको याद कीजिए, चाहे मांझी हो या चिराग पासवान हो, अभी भले एक साथ हैं, और ऐसे नेता एकदम से उन पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है और शायद नीतीश बाबू समझ रहे होंगे। बीजेपी की चालों को डिकोड करना अब आसान होता जा रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है, वहां उस चुनाव से पहले बीजेपी जितने दांव पे चल रही है सब उसके विरोधी और साथी समझ रहे हैं। अजीत पवार ने तो कहा है कि डरा धमकाकर दल बदल करवाया जाता है। अब संजय राउत ने खुलकर कह दिया कि हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलने करता है तो उनको जूते से मारना चाहिए। यह बड़ा बयान है जो सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को खारिज कर रहा है। आइए दोस्तों, आपने देख लिया महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, इधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और उधर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और इन तमाम राज्यों को अगर एक साथ समेटने की कोशिश करें तो फिर आप समझेंगे कि इधर दिल्ली में क्या चल रहा है। क्या रणनीतिक तौर पर, रणनीतिक मोर्चे पर बीजेपी की बुरी हार हो रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी को रणनीतिक मोर्चे पर बुरी हार मिल रही है और विपक्ष कैसे चौतरफा वार कर रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सीधे पटना से अनिल कुमार राय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर दिल्ली से 2 साथी हमारे जुड़े हुए हैं। अंशु नैथानी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, ममता बनर्जी ने कैबिनेट दाखिल कर दी। कैबिनेट का मतलब ही है कि हमको भी सुनिए, और वो पहले ईडी से पहले उनको पता था कि ये जाएंगे वहां, क्योंकि कल जो कुछ हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला इससे पहले जो वो कह रही हैं, जो अभी आप लोगों ने सुना कि मेरे पास पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव की कहानी कैसे आ गई? क्या ये पेन ड्राइव सचमुच है या ये सियासी तौर पर सिर्फ कहा जा रहा होगा, ऐसा मान लिया जाए? राजनीति में, और वो भी सड़क की राजनीति में, ममता बनर्जी से शायद नरेंद्र मोदी भी पार ना पाए, क्योंकि सड़क की राजनीति नरेंद्र मोदी ने भी नहीं लड़ी है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। भले वो कहें कि 1974 में और इमरजेंसी के समय और 1971 में भारत बांग्लादेश, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मुठभेड़ चल रहा था उसमें भी वो थे। चलिए, वो सब देखेंगे, वैसे ही जैसे चाय बेचते थे। लेकिन यहां आपको लगता है अमलेंदु जी कि ममता बनर्जी का ये वक्तव्य, ये बयान दूर तक जा सकता है, पेन ड्राइव आगामी चुनाव में? राजीव जी, ये बहुत आगे तक जा सकता है। और आपको याद होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, अपनी कोट की जेब में फर्जी पर्ची रखे हुए राजीव गांधी को सत्ता से अपदस्थ कर गए थे कि उनकी जेब में वो पर्ची है जिसमें बोफोर्स कांड के लोगों के नाम लिखे हुए हैं और कहाँ जो स्विस बैंक खाते हैं वो सब उसमें नाम लिखे हुए हैं, और बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। तो वो तो राजीव जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी को हरा दिया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, राजीव जी, सड़क पे संघर्ष करने वाले नेता नहीं थे, तो राजा भी थे साथ साथ। तो ममता बनर्जी जो है वो तो स्ट्रीट फाइटर हैं, सड़क पे लड़ती हैं। और ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ चुकी हैं, वाम दलों के खिलाफ भी लड़ चुकी हैं और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही हैं। अब अंदर से किससे मिली भगत रहती है वो मसला अलग का है। लेकिन ये जो पेन ड्राइव का मसला आ गया है राजीव जी, अब जो संदेश जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, वो संदेश ये जा रहा है कि इस पेन ड्राइव में अमित शाह के मामले में कुछ टिप्पणियां हैं और शायद कुछ लिंक इनके होंगे, और इसलिए ममता बनर्जी इतनी चौड़ी छाती करके कह रही है कि तुम्हारा इस पेन ड्राइव में मामला है और मैं ये सब बता सकती हूँ, लेकिन देश में चूंकि इसका बुरा असर पड़ेगा तो इसलिए मैं खामोश हूँ, देश के वास्ते खामोश हूँ। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो राजीव जी, अब ये मुद्दा तो एक बन गया है। दूसरी बात ये कि जो जिन शुभेंदु अधिकारी का वो नाम ले रही हैं,
वो शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ही थे, ममता बनर्जी के ही राइट हैंड थे, और राजीव जी ममता बनर्जी के कई जो राइट हैंड रहे हैं वो सब नारदा शारदा घोटाले में सब फंसे रहे हैं, तो लिंक भी कुछ ना कुछ होंगे। तो शुभेंदु अधिकारी के बारे में हो भी सकता है कुछ चीज़ें हों, और अमित शाह के लिए आप वो कह रही हैं तो हो सकता है कि यही हो। अब राजीव जी शंकाएं ये भी व्यक्त की जा रही हैं सत्ता के गलियारों में और राजनीति के गलियारों में कि क्या आईपैक के दफ्तर पे जो ईडी की रेड पड़ी वो वास्तव में इस पेन ड्राइव को हासिल करने के लिए ही डाली गई थी, और ये भनक लग गई थी कि कोई पेन ड्राइव है और उसमें अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी के कोयला जो तस्करी है उससे जुड़े कोई मामले हैं और वो उस पेन ड्राइव में है सबूत उसमें, तो वो सबूत जो है वो उनसे जब्त कर ली जाए, इसके लिए वहाँ छापा डाला गया। और ममता बनर्जी जो छापे के बीच जाके उन्हें मालूम था कि वो पेन ड्राइव कहाँ रखी हुई है, वो पेन ड्राइव उठा कर ले आएंगे। अब ये जो राजीव जी चर्चा चल रही है इस पर देखिए शुभेंदु अधिकारी ने तो कह दिया कि साहब वो डिफेमेशन केस करेंगे। अरे डिफेमेशन केस करोगे, जब उस पर फैसला होगा तब होगा। फिलहाल तो ये है कि इस समय चुनाव में क्या होने जा रहा है, आपके पास क्या इसका जवाब है कि ममता बनर्जी के पास पेन ड्राइव में सबूत है कि आप जो है कोयला तस्करों से आपके पास पैसा आता है, अब वो अमित शाह तक पहुंचता है, ये वो आरोप लगा रही है। इस आरोप का साफ साफ कह रहे हैं कि शुभेंदु पैसा लेता है और अमित शाह को देता है, अमित शाह को देता है, साफ साफ यही कह रही है कि शुभेंदु साफ साफ कह रही हैं। हाँ, साफ साफ कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हैं और अमित शाह को देते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो चलिए अपने ट्विटर पे लिख दिया कि हम डिफेमेशन केस करेंगे, लेकिन अमित शाह जी ने अभी तक क्यों नहीं कुछ कहा है राजीव जी कि मेरे पास पैसा नहीं आता है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही है या गलत बोल रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह की तरफ से आना चाहिए। जेपी नड्डा कल कोलकाता में ही थे, मतलब पश्चिम बंगाल में ही थे, जेपी नड्डा ने वहाँ से कोई बयान क्यों नहीं दिया? हमने तो नहीं देखा जेपी नड्डा का बयान कोई, या अमित शाह का बयान कि ममता बनर्जी मिथ्या वाचन कर रही हैं इस तरह की, कोई जो पैसा नहीं आता है अभी तक नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल कोई इस पर खंडन भी नहीं आया है। तो ये राजीव जी समझा जाता है कि कुछ ना कुछ मामला तो निश्चित तौर पे होगा। ममता बनर्जी जब दम ठोक कर कह रही हैं कि मेरे पास ये सबूत हैं और मैं इसको ज़्यादा मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं और मैं इसको जाहिर कर दूंगी, और उसके बाद से राजीव जी बीजेपी के खेमे में देखिए बिल्कुल हलचल एकदम नहीं है, खामोशी छा गई है, सन्नाटा छाया हुआ है एकदम से। तो जो भी अब जो ममता बनर्जी कह रही हैं तो फ्रंट फुट पर आकर कह रही हैं, तो इसका असर राजीव जी देखिए चुनाव में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है जो चाणक्य साहब हैं उनकी रणनीति पर पड़ रहा है कि चाणक्य की कैसी रणनीति थी कि अपने बुने जाल में ही जो फंसते चले जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वरना तो चाणक्य साहब आगे बढ़कर खुद अमरेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा। ये चाणक्य वर्ड शब्द से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, ये शब्द मत कीजिए, और ये बीजेपी के लोग भी अब अमित शाह के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। और एक चाणक्य अपने इतिहास का एक बहुत शानदार किरदार है, बहुत शानदार किरदार है, तो चाणक्य को चाणक्य रहने दीजिए और आज के लोगों को चाणक्य मत बनाइए प्लीज, है ना। इसलिए आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। कल भी आप कह रहे थे और आज भी मैं कह रहा हूं, इसको बहुत उसके साथ कह रहा हूं कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। और अब तो बीजेपी के लोग भी नहीं कहते हैं अमित शाह के लिए चाणक्य, और आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। खैर, लेकिन इसको विड्रॉ कर लें तो बेहतर होगा, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो किरदार बहुत शानदार किरदार है और बहुत कुछ अब जिस भी ढंग से लिखा गया है उस किरदार पे वो बहुत शानदार लिखा गया है, पढ़ के अच्छा लगता है, मजा आता है। जीवन की कुछ सच्चाइयों से हम लोग दो चार होते हैं, इसलिए भी और खासकर मौर्य वंश की बात जब होती है तो एक शानदार। लेकिन अब कहां वो चाणक्य और कहां आप आज की बात कर रहे हैं? थोड़ा आज के किरदारों पे आते हैं। हमारे साथ दो और साथी हमारे जुड़ गए हैं। धनंजय जी हमारे साथी बहुत एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है। मुंबई में बहुत कुछ चल रहा है, आपसे समझेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार स्वागत फिर से। अमलेंदु जी अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। चलिए राजीव जी, मैं वापस ले लेता हूँ। चाणक्य को मैं नहीं कहूँगा, बीजेपी उनको कहती थी, वो खुद भी चाणक्य कहते थे, लेकिन अब वो जब उन्हीं के लोग नहीं मान रहे तो हम काहे को कहिए, बात भी आपकी सही है। और वैसे तो नाम बदलने में बड़े माहिर हैं, ये घनानंद को ही चाणक्य बना सकते हैं, तो हो सकता है इन्होंने नाम पर परिवर्तन कर दिया हो, तो ये कुछ भी कर सकते हैं राजीव जी बहरहाल। लेकिन जो राजीव जी इनके रणनीतिकार हैं, मतलब मुख्य रणनीतिकार अमित शाह समझे जाते हैं, रणनीतिकारी कहा जाए, वो रणनीतिकार बंगाल में फेल होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। कल को क्या होगा हम नहीं कह सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है उसमें बीजेपी की जो मुख्य रणनीतिकार हैं वो बुरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और विपक्ष का जो चौतरफा वार हो रहा है, बीजेपी उससे घायल और आहत दिखाई पड़ रही है। कोई रेमेडी फिलहाल बीजेपी को बंगाल में नजर नहीं आती है राजीव जी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है।
जी 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 बिल्कुल।